अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स। आज हम करेंगे शॉर्ट आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 8 फिजिक्स क्लास 11। इफ 60 फ़ारेनहाइट वॉकिंग ऑन द ग्राउंड वेदर फील कंफर्टेबल बट स्विमिंग इन ओशन फील्स वेरी कूल्ड, एक्सप्लेन। अगर आप 60 फ़ारेनहाइट पे ग्राउंड पे वॉक कर रहे हैं तो आप कंफर्टेबल होंगे, लेकिन 60 फ़ारेनहाइट पे ही अगर आप ओशन में स्विम करेंगे, ओशन में तो वो हमें बहुत ही कूल फील होगा। पर्सन लूज हीट फास्टर इन वाटर। वाटर में स्विम करते हुए वाटर इज द गुड कंडक्टर ऑफ वाटर हीट को बहुत जल्दी रिलीज करता है। तो पर्सन लूज हीट फास्टर इन वाटर इवन थ्रू इन द एयर। वाटर इज द सेम टेम्परेचर। Water is a better conductor of heat as compared to air. Water is better conductor of heat, meaning it draw heat away from your body. It means that पानी जब ओशन में आप स्विम कर रहे होंगे तो ज़्यादा हीट आपकी बॉडी से ड्रॉ आउट करेगा मोर इफेक्टिवली। एट 60 डिग्री फ़ारेनहाइट ओशन वाटर स्ट्रक हीट फ्रॉम बॉडी मच क्विकर देन एयर, मेकिंग person फील मच कूलर। क्योंकि ओशन का पानी बहुत तेजी से हीट को विड्रॉ करेगा, इसलिए उसे बहुत ज्यादा कूल फील होगा। नंबर 2, डू यू थिंक लो टेम्परेचर इज ओनली रीजन फॉर स्नोफॉल ऑन माउंटेन? नो, नो, लो टेम्परेचर के साथ लो प्रेशर भी होना चाहिए, ये हम देते हैं। नो, लो टेम्परेचर अलोन is not only reason for snowfall or mountain. Low temperature is a key factor, but snowfall depend on the factor such as moisture in the air. Mountain at high are high, so pressure drop. वहां पे प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, माउंटेन हाई पे प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। द मॉइस्ट विंड हिट्स माउंटेन एंड इज फोर्स टू राइज। जो मॉइस्ट इन है, जिसमें हमारी मॉइस्चर, एयर में मॉइस्चर ज्यादा है, वो माउंटेन हिट करती है एंड फोर्स टू राइज। राइजिंग से क्या होता है? एयर एक्सपैंड होती है। एयर एक्सपैंड होती है ड्यू टू लोअर प्रेशर, क्योंकि हाई प्रेशर लो है, तो लो प्रेशर होने से वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से एयर एक्सपैंड होगी एंड दैट एक्सपैंड एयर कूल, allowing the moisture to condense into the snow, allowing the moisture to condense in the snow. कैन टेम्परेचर ऑफ आइसोलेट सिस्टम चेंज? एक्सप्लेन। क्या आइसोलेट सिस्टम का टेम्परेचर तब्दील हो सकता है? बयान करें। आइसोलेट सिस्टम का डेफिनेशन के मुताबिक ना तो एनर्जी इन हो सकती है, ना मैटर इन हो सकता है, ना ही वो आउट हो सकता है। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम बाय डेफिनेशन नो एनर्जी और मैटर कैन एंटर और लीव, देयरफॉर इट वुड सीम इम्पॉसिबल डायरेक्टली इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये हमें इम्पॉसिबल लग रहा है कि हम डायरेक्टली उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर सकें, बिकॉज एनी फॉर्म ऑफ हीट और एनर्जी ट्रांसफ़र इज़ रिस्ट्रिक्टेड, क्योंकि तमाम किस्म की एनर्जी और हीट का जो ट्रांसफ़र है वो हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। होवर इट इज़ पॉसिबल फॉर द टेम्परेचर विद इन द सिस्टम टू चेंज थ्रू इंटरनल प्रोसेस। एक इंटरनल प्रोसेस के ज़रिए हम इसका टेम्परेचर तब्दील कर सकते हैं, डैट इन्वॉल्व द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑलरेडी प्रेजेंट विद इन द सिस्टम। For example, work done within the system. If internal force or process like friction, compression या chemical reaction, अगर हम कोई friction, compression या chemical reaction करें, कन्वर्ट कर देगा मैकेनिकल और केमिकल एनर्जी को इनटू थर्मल एनर्जी और टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, थर्मोफ्लैश की बोतल ले लें, वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है। जब बोतल को हम एग्रेसिवली शेक करेंगे तो उसकी किनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, लेट्स सपोज उसमें कॉफ़ी है या टी है, वो राइज हो जाएगी और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल के, तो टेम्परेचर ऑफ कॉफ़ी विल बी इंक्रीज, तो कॉफ़ी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। नंबर 2, फेज चेंज। इज द मटीरियल विद इन द सिस्टम अंडरगो अ फेज चेंज। अगर सिस्टम के अंदर मटीरियल फेज चेंज करे, एग्जाम्पल है वो लिक्विड से गैस में तब्दील हो जाए, दिस कैन रिलीज एंड अब्जॉर्ब लेटेंट हीट। उससे हीट रिलीज होगी या अब्जॉर्ब होगी इन फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट, तो अफेक्टिंग द टेम्परेचर इवन विद इन ए आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम का टेम्परेचर तब्दील हो जाएगा। बट अगेन देयर विल बी नो हीट और एनर्जी इनपुट और आउटपुट, लेकिन फिर दोबारा हमने कोई भी एनर्जी इन या आउट नहीं की फ्राम द आउटसाइड वर्ल्ड। आउटसाइड वर्ल्ड से ऑल चेंजेस जो हुई हैं, जो हमने टेम्परेचर इंक्रीज एंड डिक्रीज हुआ है, वो सिस्टम ने खुद से किया है।
As a result of some process, the internal energy of system it increase. How can one tell that increase was due to orderly microscopic work or due to flow of disorderly microscopic energy? Microscopic energy को इन्होंने कहा है Q. One One can distinguish between orderly microscope, कोई भी orderly microscope work और disorderly microscope work के दरमियान distinguish फर्क बयान कर सकता है. Transfer Q by measuring the temperature. कैसे? By measuring the temperature, by measuring the temperature of the surrounding before and after the process. प्रोसेस होने से पहले और प्रोसेस होने के बाद टेम्परेचर को मेजर करके आप ऑर्डरली माइक्रोस्कोपिक वर्क और डिसऑर्डरली माइक्रोस्कोप को आप फर्क बयान कर सकते हैं. इफ increase in internal energy due to heat transfer, the measure its surrounding temperature. If temperature goes down, there has been fall of energy from the surrounding. अगर increase हो रही है internal energy due to heat transfer, then measure its surrounding temperature. फिर आप surrounding temperature measure कर सकते हैं. If the temperature goes down, there has been flow of energy from surrounding to the system. और टेम्परेचर अगर हमारा नीचे जा रहा है तो हमारा टेम्परेचर कम है और सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है तो एनर्जी फ्लो करेगी सराउंडिंग से हमारे सिस्टम की तरफ. If the increase in internal energy is due to work, there is a visible decrease in system's volume. If increase in energy due to work, there is a visible decrease in system volume. अगर हमारी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है ड्यू टू वर्क तो हमारा जो सिस्टम का वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगा. At what temperature in centigrade the volume of gas at 0 degree centigrade become double of its volume while pressure remain constant. तो यूज हम चार्ल्स लॉ यूज करेंगे. V over T इज कांस्टेंट. प्रेशर हमारा कांस्टेंट है. देखें प्रेशर रिमेन कांस्टेंट. ये प्रेशर यहाँ पे हमें दिया हुआ है. प्रेशर हमारा कांस्टेंट है. प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर को हम कहते यूज होता है चार्ल्स साइकिल. चार्ल्स साइकिल है वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट. इट्स मीन्स V1 over T1 इज इक्वल टू V2 over T2. तो हमने क्या चीज डबल करनी है? जीरो वॉल्यूम को डबल करना है. बिकम डबल ऑफ इट्स वॉल्यूम. तो V2 जो है वो 2 टाइम्स ऑफ V1 है. V2 ये हमारा जो V2 है ये 2 टाइम्स ऑफ V1 है. 2 टाइम्स ऑफ V1. 2 टाइम V1 से कैंसिल हो गया. V1 से कैंसिल हो गया. अब हम इसका T1 इधर 2 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और T2 यहाँ से V1 से मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई. तो T1 इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ T1. और T1 हमें कितना दिया हुआ है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड. सेंटीग्रेड को हमने कैल्विन में तब्दील किया तो ये आ गया 237.15 कैल्विन. 237.15 कैल्विन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 546.3 कैल्विन आ गया. अगर आपने सेंटीग्रेड पे कन्वर्ट करना है तो दोबारा कैल्विन से माइनस कर देंगे 273. कैल्विन से माइनस कर 273 और हमारा आंसर आ जाएगा दिस वन. कैल्विन से 273 माइनस कर देंगे तो 546 माइनस 273 इज इक्वल टू 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड. अब याद रखिएगा जितने भी हमारे गैस लॉज हैं, बॉयज लॉ, जनरल गैस लॉ, चार्ल्स लॉ, गैसोलिक लॉ, सब में जो हमारा टेम्परेचर हम कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं वो सेंटीग्रेड में यूज़ करते हैं. तो हमें पहले टेम्परेचर था 0 डिग्री सेंटीग्रेड. आंसर आया 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड. Work done on a system plus energy into work done by system remove energy from it. Give example. एग्जाम्पल से हम एक्सप्लेन करेंगे. वर्क डन ऑन अ सिस्टम एडिंग एनर्जी. वर्क डन से सिस्टम में एनर्जी ऐड होती है. कंप्रेशन ऑफ गैस पुशिंग द पिस्टन इनटू सिलेंडर. कंप्रेशन से जैसे गैस को पुश करें इनटू द सिलेंडर इंक्रीज द गैस इंटरनल एनर्जी. उससे भी गैस की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है. हम किसी चीज़ पे काम करें, लेट्स सपोज हम अपने दोनों हाथों को रब भी करें तो हमारे हाथ गर्म हो जाएंगे. हम अपने साइकिल, बाइक या गाड़ी के टायर के अंदर हवा भरें तो टायर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी. स्टिलिंग अ सोल्यूशन मैकेनिकल वर्क ऑफ स्टिलिंग इंक्रीज द किनेटिक एनर्जी. सेम सोल्यूशन को स्टिल करेंगे, वही हम वर्क कर रहे हैं, उससे भी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी. इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि उसमें ऑफ द सोल्यूशन. वर्क डन बाय द सिस्टम रिमूव एनर्जी. अगर सिस्टम काम करके देगा, अगर हम सिस्टम पे काम करेंगे तो वो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा. सिस्टम हमें आउटपुट में काम करके देगा तो उससे एनर्जी रिमूव होगी और टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा. एक्सपेंशन ऑफ गैस. गैस को कंप्रेस किया तो टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई. गैस एक्सपैंड हुई तो टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी. तो सेम टू सेम. ब्रेकिंग ऑफ द कार. ब्रेकिंग ऑफ द कार. ब्रेक क्या करता है? स्लो डाउन
ऑफ कार कन्वर्ट किनेटिक एनर्जी इनटू हीट। ब्रेक लगाने से कार स्लो डाउन होती है और कार की जो किनेटिक एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जब हम कार को ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक की वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होती है और उसकी वजह से वो हीट में कन्वर्ट होती है, रिड्यूसिंग द कार इंटरनल एनर्जी। कार की इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी और ब्रेक हमारी हीट अप हो जाएगी। शुड द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम नेसेसरी इंक्रीज इफ हीट इज एडेड टू इट? नो, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डज नॉट नेसेसरी इंक्रीज। लाजमी नहीं है कि आपकी इंटरनल एनर्जी हीट ऐड करने में इंक्रीज हो व्हेन हीट इज एडेड इन आइसोथर्मल प्रोसेस। देखें आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, विद टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। इंटरनल एनर्जी डज नॉट चेंज इवन द एडिंग ऑफ हीट। उसमें इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी। जितनी भी आप एनर्जी देंगे वो वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। इंटरनल एनर्जी बराबर होती है एन सी स्पेसिफिक हीट डेल्टा टी, और डेल्टा टी टेम्परेचर क्या है हमारा 0 है, तो हमारा इंटरनल एनर्जी 0 रहेगी। नंबर 8, वाई द स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व इज स्टीपर देन द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। ये देखिए ये हमारा आइसोथर्मल कर्व है, नीचे वाला हमारा एडियाबैटिक है, तो एडियाबैटिक कर्व ज्यादा स्टीपर क्यों है? द स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व इज स्टीपर देन आइसोथर्मल कर्व बिकॉज एडियाबैटिक प्रोसेस इन्वॉल्व नो हीट एक्सचेंज। एडियाबैटिक प्रोसेस में ना तो हीट इन हो सकती है ना ही हीट आउट हो सकती है विद द सराउंडिंग, सो ऑल ऑफ द वर्क डन अराउंड एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन गैस चेंजिंग इनटू इंटरनल एनर्जी। हम जितना भी काम कर रहे हैं वो उसकी वजह काम कर रहे हैं या काम करवा रहे हैं वो तमाम का तमाम जो वर्क डन है हमारा वो कन्वर्ट हो जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी में, चेंज इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। और एडियाबैटिक प्रोसेस इन्वॉल्व फास्टर चेंज, और एडियाबैटिक प्रोसेस बहुत ही फास्ट प्रोसेस होते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस बहुत ही फास्ट प्रोसेस होते हैं इन वॉल्यूम, जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता। फास्ट प्रोसेस है इन वॉल्यूम फर्दर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू स्टीपर स्लोप। अब वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता, ये वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ एडियाबैटिक में, हत्ता कि यही कर्व अगर हम आगे लेके जाएं, ये कर्व आगे लेके जाएं तो इसका वॉल्यूम काफ़ी आगे जाके एडियाबैटिक के इक्वल होगा। इसलिए वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता, बहुत फास्ट होती है, बहुत फास्टर होता है, और जितना भी हम वर्क डन करते हैं वर्क डन वो इंटरनल एनर्जी की बेस पे चेंज होता है, इसलिए एडियाबैटिक का जो कर्व है वो ज़्यादा स्टीपर है। अब आइसोथर्मल प्रोसेस को देखते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस मीन्स कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। आइसो मीन सेम होता है, थर्मल मैनी टेम्परेचर, आइसो सेम टेम्परेचर प्रोसेस, सो प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज प्रोपोर्शनल रिजल्टिंग द शॉलोअर स्लोप। इसमें प्रेशर और वॉल्यूम, ये प्रेशर हमारा और वॉल्यूम ये प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए तकरीबन शॉलो आता है, ज़्यादा स्टीपर नहीं आता। अगर आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम कर रही हो तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखिएगा। What are the limitation of first law of thermodynamics? The limitation of first law of thermodynamics is that it does not say anything about the direction of flow. ये direction of flow of heat के बारे में नहीं बताता। Number 2, it does not say anything whether process is spontaneous process or not. ये spontaneous है या non spontaneous है इसके बारे में भी explain नहीं करता। It does not tell the process actually possible or not. ये हमें ये नहीं बताता कि जो प्रोसेस है एक्चुअली पॉसिबल भी है या नहीं है, थ्योरेटिकली है या एक्चुअल है। इन एक्चुअल प्रैक्टिस हीट डज नॉट कन्वर्ट कंप्लीटली इनटू वर्क, क्योंकि हमारे थ्योरेटिकली तो हम कह देते हैं हीट कंप्लीटली वर्क में कंप्लीट हो गई, लेकिन किसी चीज़ की भी एफिशिएंसी 100% नहीं होती, इसलिए एक्चुअल या रियल प्रैक्टिस में 100% हीट जो होती है वो कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द कंडीशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस? आइसो मीन सेम, थर्मल मैंने टेम्परेचर। There are two essential conditions of isothermal process. The system should be perfectly conducting. ये perfectly conducting होना चाहिए to the surrounding, कि जितनी हीट ले रहा है या दे रहा है उसमें टेम्परेचर उसका इंक्रीज नहीं होना चाहिए, हीट वो लॉस करे, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। द प्रोसेस अकर स्लोली, आइसोथर्मल प्रोसेस स्लोली होते हैं और एडियाबैटिक प्रोसेस बहुत ही फास्ट होते हैं। इनफ टू अलाउ द हीट ट्रांसफर टू मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर, बहुत स्लो होगा कि इजीली इनफ हीट ट्रांसफर होती रहे, इनफ हीट ट्रांसफर होती रहे और उसकी वजह से हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। नंबर 11, वाई आइसोथर्मल प्रोसेस आर स्लो एंड एडियाबैटिक प्रोसेस आर फास्ट। आइसोथर्मल प्रोसेस स्लो क्यों होते हैं और एडियाबैटिक प्रोसेस फास्ट क्यों होते हैं? अभी तक हम पढ़ते आए कि आइसोथर्मल प्रोसेस स्लो होते हैं और एडियाबैटिक फास्ट होते हैं, लेकिन क्यों होते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस आर टिपिकली स्लो बिकॉज दे रिक्वायर कंटिन्यूस हीट चेंज। ये स्लो इसलिए होते हैं, उन्हें कंटिन्यूस हीट चेंज चाहिए ताकि वो अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सके, टेम्परेचर को विद द सराउंडिंग टू मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर विद वन टेक्स टाइम। जिसमें अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए आप हीट फ्लो करेंगे तो आपको टाइम चाहिए, इसलिए स्लो होते हैं। लेकिन एडियाबैटिक फोर्स ऑफ फास्ट क्यों होते हैं? दे अकर अबाउट हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग। वो उसमें क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज ही नहीं होती। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब ये है कि नो हीट गेन, नो हीट लॉस, नो हीट इन, नो हीट आउट, ठीक है ना। इसलिए नो हीट इन और आउट के लिए, हीट इन और आउट करने के लिए हमें टाइम चाहिए, जैसे हमने प्रीवियस
पॉइंट पर हम क्या थर्मल टाइम चाहिए। अगर हम प्रोसेस बहुत क्विक करेंगे तो हीट को फ्लो करने के लिए टाइम बहुत कम मिलेगा, हीट बहुत कम फ्लो होगी, तो नियरली वो एडियाबैटिक होगा। इसलिए एडियाबैटिक प्रोसेस बहुत ही फास्ट होते हैं। लीडिंग अ रैपिड चेंज, वो फास्ट होते हैं, रैपिड चेंज होता है इन टेम्परेचर एंड प्रेशर विद इन द सिस्टम। हीट फ्लो नहीं करती, जिससे टेम्परेचर बहुत रैपिडली इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है, और प्रेशर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर भी रैपिडली इंक्रीज या डिक्रीज होता है। हेंस आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट को चेंज करने के लिए टाइम चाहिए, इसलिए स्लो होते हैं। और एडियाबैटिक प्रोसेस में हमने हीट इन आउट नहीं होने देनी, इसलिए ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट होते हैं। क्या है ना, प्रोसेस भी बोथ एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल एक्सप्लेन। क्या प्रोसेस एडियाबैटिक भी हो सकता है और आइसोथर्मल भी हो सकता है? जी नहीं, क्योंकि आइसोथर्मल बहुत स्लो होते हैं, एडियाबैटिक फास्ट होते हैं। इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इसमें हीट कांस्टेंट आती है। नो नो, अ प्रोसेस कैन नॉट बी एडियाबैटिक आइसोथर्मल प्रोसेस। देयर टू प्रोसेस कॉन्ट्रैक्ट हुई, दोनों प्रोसेस एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये इकट्ठे नहीं हो सकते। एडियाबैटिक प्रोसेस इन्वॉल्व नो हीट चेंज। एडियाबैटिक प्रोसेस में पढ़ चुके हैं कि कोई हीट चेंज नहीं होती, क्यू जीरो होता है, लीडिंग टू टेम्परेचर चेंज, तो जिसकी वजह से एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज होता है। और आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और उसमें हीट कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस हैं, इट मीन हमारा आंसर इज नो। डज एंट्रोपी इंक्रीज और कॉर्नट इंजन फॉर ईच साइकिल? फॉर कॉर्नट साइकिल एंट्रोपी चेंज इज जीरो। किसी भी कंप्लीट साइकिल की, क्योंकि जिस पॉइंट से हम कॉर्नर साइकिल फ्लैट को, इस पॉइंट से हम कॉर्नर साइकिल शुरू किया है, फिर हम इस तरफ गए हैं, फिर हम इधर गए हैं, फिर वापस आ गए हैं, तो उसी पॉइंट पे वापस आ गए हैं, तो एंट्रोपी चेंज ऑफ एंट्रोपी जीरो हो जाएगी। ये इसकी टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम भी है, ये देखें टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। अगर हम वन पॉइंट से शुरू करें तो पूरा साइकिल घूमने के बाद हम उसी पॉइंट पे वापस आ जाएंगे। इट्स मीन दैट एंट्रोपी चेंज जीरो होती है सिंस कॉर्नर साइकिल इज कंप्लीटली रिवर्सिबल, और ये आइडियल है, ये कंप्लीटली रिवर्सिबल साइकिल है। तो दैट नेट एंट्रोपी चेंज ओवर वन कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल की जो नेट एंट्रोपी चेंज है वो जीरो होती है। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो। वाई इन प्रैक्टिकल टर्म एफिशिएंसी इज डिफाइन एज वर्क ओवर क्यू एच। एफिशिएंसी बराबर होती है आउटपुट ओवर इनपुट, और हमारी आउटपुट है कि एक सिस्टम हमें कितना वर्क करके दे रहा है, और इनपुट ये है कि हम उसमें कितनी एनर्जी हम उसको क्यू हाई या टी हाई दे रहे हैं। द डेफिनेशन ऑफ हीट इंजन डिवाइस, हीट इंजन की डेफिनेशन है डिवाइस दैट यूज टू एक्सट्रैक्ट हीट, जो यहाँ से हाई टेम्परेचर सोर्स से हीट एक्सट्रैक्ट करे फ्रॉम सोर्स एंड देन कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल वर्क, और इसे यहाँ मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर दे, ये मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर दे। सो टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन वी नीड नो हाउ मच एनर्जी वी पुट इनटू द इंजन, कितनी हम एनर्जी दे रहे हैं, हमारी इनपुट कितनी है, रिलेटेड टू हाउ मच एनर्जी वर्क, और उसमें कितनी एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो रही है। तो हमारा इनपुट होगा कि कितनी एनर्जी हम दे रहे हैं, ये हमारा इनपुट हो जाएगा, और हमारा आउटपुट होगा वर्क, कितना हमें इंजन वर्क करके दे रहा है। तो एफिशिएंसी हो जाएगी आउटपुट ओवर इनपुट, डब्ल्यू ओवर क्यू एच। So W over QH is practical measure of engineer to design the compare heat engine, focusing on how well they utilize to provide heat source to generate useful work. Does entropy of system increase or decrease due to friction? Entropy of system always increase. फ्रिक्शन की वजह से एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है, फ्रिक्शन की वजह से हीट इंक्रीज होती है, फ्रिक्शन की वजह से हीट इंक्रीज होती है, हीट और हीट को हम कह देते हैं डेल्टा क्यू। तो एंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा क्यू के, और एंट्रोपी भी इंक्रीज होगी, इट वेरी डायरेक्टली विद हीट। एंट्रोपी हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एक्चुअली इंक्रीज द डिसऑर्डर ऑफ गैस, और हीट इंक्रीज करने से हम ऑर्डर का डिसऑर्डर इंक्रीज कर रहे हैं, तो डिसऑर्डर ऑफ गैस का इंक्रीज करने से एंट्रोपी भी इंक्रीज हो गई। व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन? रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन में क्या चीज़ें सेम है और क्या चीज़ें डिफरेंट हैं? सिमिलरिटीज हैं कि दोनों बोथ यूज रेफ्रिजरेटर साइकिल, दोनों में रेफ्रिजरेशन साइकिल यूज होता है कूलिंग के लिए, और दोनों में ट्रांसफर ऑफ हीट होती है लो टेम्परेचर एरिया से हाई टेम्परेचर एरिया की तरफ। डिफरेंस क्या है? रेफ्रिजरेटर आर मेंटेन लो टेम्परेचर फॉर फूड। रेफ्रिजरेटर जिसे हम फ्रिज कहते हैं, ये फूड प्रिजर्वेटिव के लिए यूज होता है, वह एयर कंडीशन कूल करता है और डी वो रूम को कूल करता है, लेकिन उसके साथ उसको ह्यूमिडाई है कि ह्यूमिडिटी जिसे हम मॉइस्चर भी कहते हैं एयर में वाटर कंटेंट कहते हैं, वो भी कम करता है। फ्रिज वो काम नहीं करती, रेफ्रिजरेटर वो काम नहीं करता। ये हमारे एसी हमारे रूम में से ह्यूमिडिटी को भी रिलीज करता है। रेफ्रिजरेटर एवेपोरेटर आर इनसाइड, रेफ्रिजरेटर का एवेपोरेटर इनसाइड होता है, वाइल एयर कंडीशनर एवेपोरेटर आर इनडोर। रेफ्रिजरेटर का एवेपोरेटर जो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा होता है वो फ्रिज के या फ्रीजर के अंदर वाली साइड पे होता है, और एसी का रेफ्रिजरेटर एवेपोरेटर हमारे रूम के अंदर होता है, ठीक है ना, और कंडेंसर दोनों का ही आउटसाइड होता है।
व्हाट इज मीन बाय रिवर्स एंट्रोपी? रिवर्स एंट्रोपी का क्या मतलब है? एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी? एंट्रोपी की सिग्निफिकेंस क्या है? रिवर्स एंट्रोपी टिपिकली रेफर टू द थ्योरेटिकल सिचुएशन वेयर एंट्रोपी डिक्रीज। ये थ्योरेटिकल सिचुएशन है जिसमें एंट्रोपी डिक्रीज होती है, प्रैक्टिकली प्रोसेस में एंट्रोपी इंक्रीज होती है इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग। तो ये थ्योरेटिकल प्रोसेस है रिवर्स एंट्रोपी, जिसमें एंट्रोपी इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज होती है। कॉन्ट्रैक्टिंग द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अगेंस्ट है। एंट्रोपी सेट लिमिटेशन, एंट्रोपी सेट लिमिटेशन ऑन द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर। इस वजह एंट्रोपी की वजह से हमारी हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं होती, बहुत कम एफिशिएंसी होती है। एंट्रोपी आल्सो लिंक टू द concept of available energy। अवेलेबल एनर्जी, लोअर एंट्रोपी सिर्फ है मोर यूजफुल। अगर हमारी एंट्रोपी कम है, एंट्रोपी अगर हमारी कम है, इसका मतलब है ज्यादा यूजफुल एनर्जी हमारे लिए अवेलेबल है। एंट्रोपी हेल्प टू प्रिडिक्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोसेस एंड रिएक्शन। एंट्रोपी हमें बताती है कि रिएक्शन प्रैक्टिकली पॉसिबल है, फिजिबल है या नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हीट ट्रांसफर एंड थर्मोडायनेमिक्स? हीट ट्रांसफर कंसर्न विद द मैकेनिज्म ऑफ लाइक, हीट ट्रांसफर में आ जाता है मैकेनिज्म लाइक कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। और एनालाइज हाउ हीट एनर्जी मूव फ्रॉम हॉट टू कूल रीजन, हॉट बॉडी से कूल बॉडी में कैसे एनर्जी ट्रांसफर होती है। थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करता है ट्रांसफॉर्मेशन विद इन द सिस्टम, इस एनर्जी की फॉर्म्स को ट्रांसफर करता है विद इन द सिस्टम, एक सिस्टम के अंदर क्या क्या एनर्जी में तब्दीलियां पैदा हो रही हैं। फोकस ऑन कंसेप्ट सच एज, ये फोकस करता है टेम्परेचर पे, एंट्रोपी पे और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। द कॉफी फील्ड इन अ थर्मो इज वायरसली शेकन। ए थर्मो में फ्लैक्स में हमने कॉफी डाली है और उसको हमने बहुत तेजी से हिलाया है द वर्क डन ऑन द कॉफी, क्या हमने कॉफी पे कोई वर्क किया है? डज इंटरनल एनर्जी ऑफ द कॉफी इंक्रीज? डज टेम्परेचर ऑफ कॉफी राइज? डज कॉफी गेट हीटेड फ्रॉम आउटसाइड? देखते हैं पार्ट वन। हैज एनी वर्क डन ऑन द कॉफी? यस, जब हमने से हिलाया है तो वर्क हैज बीन डन ऑन द कॉफी। शेकिंग द थर्मोस रिक्वायर द फोर्स exert on it which transfer of the coffee inside। हमने शेकिंग किया तो हमने कॉफी जो हमारे थर्मोस के अंदर है उस पर फोर्स अप्लाई किया है। द क्वालिफाई एज वर्क डन द सिस्टम, जिसे वर्क डन हुआ है। पार्ट टू, डज द इंटरनल एनर्जी ऑफ कॉफी इंक्रीज? यस, इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होगी। इंटरनल एनर्जी ऑफ कॉफी लकीली टू बी इंक्रीज ड्यू टू वर्क, जो हमने वर्क किया है शेकिंग में। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कॉफी पार्टिकल इंक्रीज, दिस इंक्रीज द माइक्रोस्कोपिक मोशन, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई है तो माइक्रोस्कोपिक मोशन, उसके मॉलिक्यूल का मोशन इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई है। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने से थर्ड पार्ट में आ जाए, इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड पार्ट में पूछा है डज द टेम्परेचर राइज? यस, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। सिंस द थर्मस बॉक्सर इज वायरसली शेकन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द कॉफी विल बी इंक्रीज as the temperature directly proportional to every kinetic energy of the molecule। ये टेम्परेचर डेफिनेशन है, टेम्परेचर directly proportional to every kinetic energy of the molecule। तो kinetic energy molecule की इंक्रीज हुई तो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, therefore temperature of coffee will be increased। नंबर 4, does coffee get heat from outside? थर्मोफ्लॉक्स एक हमारा इंसुलेटर है, आइसोलेटेड सिस्टम है, तो नो coffee does not get heat from the outside। The thermos is designed to minimize the heat transfer। शेकिंग ऑफ थर्मोस डज नॉट इन्वॉल्व एडिंग हीट फ्रॉम द आउटसाइड। शेकिंग से हमने वर्क तो उस पर किया है जिससे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है। इट डजंट मीन कि बाहर से हीट उसके अंदर चली गई है, एनवायरनमेंट से कॉफी को गर्म हुई है। इंटरनल एनर्जी ड्यू टू द वर्क, जो इंटरनल एनर्जी और उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है वो हमारे शेकन करने से, हमारे काम करने से होता है विद द क्लोज सिस्टम ऑफ द थर्मोस। अ सिस्टम अंडर को फॉर्म स्टेट P1 V1 टू स्टेट ऑफ, ये P1 V1 से स्टेट P2 V2 पे चला गया है। फिर शो इन फिगर हेयर व्हाट विल द चेंज इन इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी में क्या तब्दीली होगी? द चेंज इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज जीरो। क्यों जीरो हुई? द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज मैयर ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी। टेम्परेचर होती है मैयर ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी। देखें P1 V1 इज स्टेट चला गया P2 V2। टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज कांस्टेंट, टेम्परेचर उसका कांस्टेंट है, therefore internal energy भी also constant, temperature energy भी constant रहेगी। there is no change in internal energy of the system। तो डेल्टा टी जीरो है तो कोई इंटरनल एनर्जी नहीं होगी और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ये किनेटिक एनर्जी का फार्मूला भी मालिक्यूल लिख सकते हैं 3/2 kBT। अब टी की जगह डेल्टा टी डाल देते हैं और डेल्टा टी हमारा जीरो है तो इंटरनल एनर्जी जो है वो भी जीरो हो जाएगी। डेल्टा टी जीरो है तो इंटरनल एनर्जी भी हमारी जीरो हो जाएगी। व्हाट आर द कंडीशन ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होंगी? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन थ्री कंडीशन आर मेट साइमल्टेनियसली। तीन कंडीशन एट अ टाइम हमारे मीट होनी चाहिए। नंबर 1, थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम होना चाहिए।
नो टेम्परेचर ग्रेडियंट विद इन द सिस्टम मीन यूनिफॉर्म टेम्परेचर या कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। नंबर टू, पहला हो गया थर्मल इक्विलिब्रियम मीन यूनिफॉर्म टेम्परेचर। नंबर टू, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल नो अनबैलेंस फोर्स, कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं होनी चाहिए। और प्रेशर डिफरेंस, कोई भी अनबैलेंस प्रेशर डिफरेंस नहीं होना चाहिए, प्रेशर और फोर्स नहीं होनी चाहिए। और थर्ड है केमिकल इक्विलिब्रियम। ये 3 पॉइंट है, थर्मल, मैकेनिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन रेट जो होंगे वो इक्वल होंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। थर्मल इक्विलिब्रियम ओबे द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ में हम क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम होता है, तमाम बॉडी का टेम्परेचर सेम होता है, तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी पॉइंट। तो 3 पॉइंट हो गए, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। 22 when internal energy of system rise its temperature stay the same. Yes, internal energy of system can rise even the temperature stay the same. It depend upon the process of the system undergo. Isothermal process जैसे internal energy of system can increase without change of temperature in different situation. अब फेज चेंज, जैसे हमारे पहला है फेज चेंज, जब हम फेज चेंज करते हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। जैसे ही हमारा पानी ले लें तो जैसे आइस से वाटर, बर्फ से पानी बनेगा तो उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, तो इंटरनल एनर्जी हमारी इंक्रीज हो रही है, वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। इसी तरह बॉयलिंग, जब हम पानी को बॉयल करके वेपर बनाएंगे तो उसमें भी सेम रहेगा। तो इसमें 2 प्रोसेस होंगे, मेल्टिंग एंड वेपराइजेशन। नंबर टू, द एडिड हीट इज यूज टू डू वर्क। जितनी हमने हीट ऐड की है वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है ना। जैसे मैंने पहले बताया कि उस प्रोसेस को हम कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। तो तमाम हीट जो हमने ऐड की है वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट हो गई है। और सेकंड है एडियाबैटिक प्रोसेस। थर्ड पॉइंट है हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस। 23 when a car is driven in a certain distance, when a car is driven in a certain distance, why does gas p pressure increase of the tire? जब गाड़ी चलाते हैं, जैसे गाड़ी में हम अगर प्रेशर रखते हैं लेट्स सपोज 30 psi, तो गाड़ी को स्टार्ट करें और लॉन्ग रूट पे लेके जाएं, आप गाड़ी का टायर का प्रेशर चेक करें वो 30 से इंक्रीज हो गया होगा। वाई गैस प्रेशर इंक्रीज, क्यों इंक्रीज हो जाता है? When car is driven through the some distance, the pressure of gas in tire increase. This is due to friction. कौन सी फ्रिक्शन? फ्रिक्शन होता है बिटवीन द रोड एंड टायर। रोड और टायर के दरमियान फ्रिक्शन होती है जिससे हीट पैदा होती है, हीट से टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने से प्रेशर इंक्रीज होता है। एज रिजल्ट थर्मल स्पीड हैज, और सेकंड पार्ट है हैज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, ठीक है ना, इंक्रीज। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल इंक्रीज होगी, दे स्टार्ट कोलाइडिंग। और सेकंड पार्ट आ गया जब हम टायर गोल गोल घूमते हैं, जैसे आप गाड़ी को जैक पे खड़ा करें और गाड़ी के टायर को गोल गोल घुमाएं स्टार्ट करते हैं, तब भी इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। वो क्यों? उसके अंदर जो एयर के मालिक्यूल हैं वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे और मालिक्यूल के दरमियान फ्रिक्शन से उनका टेम्परेचर इंक्रीज होगा और टेम्परेचर से उनका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो दोनों सूरतों में टू पॉइंट, ठीक है ना। तो मालिक्यूल जो इंक्रीज होंगे दे स्टार्ट कोलाइडिंग विद द वॉल्स, वो आपस में भी कोलाइड करेंगे और अपने टायर की वॉल के साथ कोलाइड करेंगे। टायर फ्रीक्वेंटली द प्रेशर ऑफ द टायर इंक्रीज, तो दोनों कंडीशन में प्रेशर इंक्रीज होगा। एक टायर और रोड के दरमियान फ्रिक्शन से टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज होगा, और दूसरा मालिक्यूल आपस में और टायर की वॉल का एयर के मालिक्यूल टकराएंगे जिससे उनका टेम्परेचर इंक्रीज होगा और टेम्परेचर से प्रेशर इंक्रीज होगा। ये फार्मूला भी आप इसमें लिख सकते हैं, रीजन होगी एक्सप्लेन। कि प्रेशर होता है 2/3 एंड नॉट इनिशियल मॉलिक्यूल और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाफ mv²। अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो प्रेशर इंक्रीज होगा। प्रूव दैट एरिया अंडर पीवी ग्राफ इज वर्क डन। प्रूव दैट एरिया पीवी ग्राफ इज इक्वल टू वर्क। ये हमारा पी है, पिक्चर बहुत मध्यम आई हुई है, पी और ये वी है, तो इसके दरमियान जो एरिया होगा प्रूव करेंगे वर्क डन के इक्वल है। लेट V1 इज इनिशियल स्टेट ऑफ वॉल्यूम एंड V2 इज द फाइनल स्टेट, और डेल्टा V है इंक्रीज, और वर्क डन होता है P डेल्टा V। एरिया ग्राफ क्या होगा? एरिया होगा लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ हम ले लेते हैं, लेट्स सपोज ये वर्टिकल लाइन हम ले लेते हैं हमारी लेंथ, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं हम विड्थ। हम ले लेते हैं विड्थ, विड्थ ले ली, तो लेंथ इंटू विड्थ हो गया हमारा एरिया, और लेंथ इज इक्वल टू PV और विड्थ इज इक्वल टू डेल्टा V, V2 माइनस V1। तो P डेल्टा V इज इक्वल टू वर्क डन, P डेल्टा V इज इक्वल टू वर्क डन। इसके अलावा प्रेशर इंटू एरिया इज इक्वल टू फोर्स, ये फार्मूला भी आप पढ़ चुके हैं। प्रेशर इंटू एरिया, वॉल्यूम जो होता है वो होता है एरिया इंटू लेंथ, ये लेंथ की जगह हमने वाई लिख दी है, वॉल्यूम इक्वल होगा एरिया इंटू चेंज इन लेंथ, और प्रेशर इंटू एरिया जो होता है फोर्स, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा
प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये एरिया प्रेशर के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्रेशर आ जाएगा फोर्स इंटू एरिया। तो हम यहां कर लेते हैं पी ए इज इक्वल टू फोर्स, पी ए की जगह लिख लेते हैं हम यहाँ पे फोर्स, और ये हमारी लेंथ। तो वर्क डन हो जाएगा फोर्स इंटू डेल्टा वाई। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे ही सॉल्व हो गया। ट्वेंटी फाइव 26, ये आखिरी स्लाइड है, छुट्टी। अब इसके बाद आपकी छुट्टी हो जाएगी, आखिरी स्लाइड है ये हमारी। ऑल डायरेक्शन गोइंग 25, ऑल डायरेक्शन गोइंग इन द रेफ्रिजरेटर आर आइसोथर्मल। वाई, रेफ्रिजरेटर में जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं सारे आइसोथर्मल हैं। एक्सप्लेन करें वाई। इन द रेफ्रिजरेटर all action are isothermal because the cooling system maintain at constant internal temperature। तो कूलिंग सिस्टम ने कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ। एक्सप्लेनेशन, दिस मीन दैट टेम्परेचर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर रिमेन द सेम थ्रू आउट इंश्योरिंग द यूनिफॉर्म कूलिंग। यूनिफॉर्म कूलिंग के लिए अंदर टेम्परेचर सेम होगा थ्रू आउट द कूलिंग एंड प्रिजर्विंग द फ्रेशनेस ऑफ द कंटेंट। जो हमारा कंटेंट या फूड है उसको फ्रेश रखेगा। देयरफॉर वेदर इट्स फूड स्टोरेज और केमिकल रिएक्शन, whether food storage or chemical reaction is stored item they occur at steady temperature। अगर हमने केमिकल रिएक्शन को अवॉइड करना है और फूड को स्टोर करना है, ठीक है ना, स्टोर आइटम पे अवॉइड करना है, केमिकल फूड स्टोर करना है, तो आपको एक कांस्टेंट टेम्परेचर चाहिए। प्रिवेंटिंग स्पॉयल है, जिससे वो फूड आपका स्पॉयल या खराब नहीं होगा, और अनइवन कूलिंग से फूड खराब हो सकता है। 26, डिफाइन रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल एंड साइक्लिक प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस, अ प्रोसेस इन विच कैन बी रिट्रेस एग्जैक्टली रिवर्स ऑर्डर। ऐसा प्रोसेस जिसको हम एग्जैक्टली रिट्रेस कर दें रिवर्स ऑर्डर में, जैसे हमने काम किया है वही काम हम दोबारा वापस कर दें, उसे कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर मैं स्प्रिंग को कंप्रेस किया है तो स्प्रिंग वापस आपने जब छोड़ फोर्स हटाऊं तो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए, तो इसे कहेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी चेंज, बगैर कोई सराउंडिंग में चेंज प्रोड्यूस किए हुए, जिसमें इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, उस प्रोसेस की जीरो होगी और इंट्रोपी भी जीरो होगी। इरिवर्सिबल प्रोसेस, ऐसे प्रोसेस जो रिवर्स नहीं किए जा सकते। जैसे अगर मैं अपनी गाड़ी में या अपनी बाइक में पेट्रोल डाल के कहीं चला जाऊं, वो धुआं दे देगा, तो धुआं दोबारा मैं गाड़ी में डाल के उसे पेट्रोल हासिल नहीं कर सकता। तो ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है ना। कैन नॉट बी रिवर्स एग्जैक्टली टू रिटर्न टू द सिस्टम एंड सराउंडिंग ऑफ ओरिजिनल स्टेट। और इसमें इरिवर्सिबल प्रोसेस में फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन होती है और एंट्रोपी पॉजिटिव होती है, और हीट ट्रांसफर बिटवीन द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर और केमिकल रिएक्शन ऑफन लीड टू इरिवर्सिबिलिटी। जो हीट ट्रांसफर हो जाती है, साथ में केमिकल रिएक्शन हो जाते हैं, और जो ये इरिवर्सिबल है, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। एक नेचुरल प्रोसेस भी इरिवर्सिबल होते हैं, टेंड टू मूव इंक्रीजिंग डिसऑर्डर। जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं वो भी इरिवर्सिबल हैं, नेचुरल, और वो इंक्रीज डिसऑर्डर कर रहे हैं, इंट्रोपी इंक्रीज करते हैं। जैसे मैं पहले बता चुका कि इरिवर्सिबल प्रोसेस जो होते हैं वो इंट्रोपी को इंक्रीज करते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस में चेंज इंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। साइक्लिक प्रोसेस, अ प्रोसेस वेदर सिस्टम रिटर्न। साइक्लिक प्रोसेस वो होता है कि एक अब वो अपना पूरा साइकिल कंप्लीट करके अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाता है। अ प्रोसेस सिस्टम रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट आफ्टर सीरीज ऑफ स्टेप, काफी सारे सीरीज ऑफ स्टेप्स करता है और सारे स्टेप करने के बाद अपनी इनिशियल स्टेज पे वापस आ जाता है। साइक्लिक प्रोसेस कैन बी रिवर्सिबल, साइक्लिक प्रोसेस रिवर्सिबल भी होती है, जैसे हमारा कोऑर्डिनेट साइकिल है वो रिवर्सिबल साइकिल है, और हमारे जो नेचुरल साइकिल है वो इरिवर्सिबल है। साइक्लिक हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर ऑपरेट ऑन साइकिल। हमारा जो हीट इंजन है और रेफ्रिजरेटर है ये साइकिल में ऑपरेट होते हैं, बट प्रोसेस विद इन द माइट बी इरिवर्सिबल। लेकिन हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर के जो साइकिल होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। अगर हम हीट इंजन को पेट्रोल से चलाते हैं और अपने रेफ्रिजरेटर को इलेक्ट्रिसिटी से चलाते हैं तो हम उसे दोबारा रिवर्स में इलेक्ट्रिसिटी या पेट्रोल हासिल नहीं कर सकते। और ये साइक्लिक प्रोसेस में रिवर्सिबल कौन सा होगा, जैसे आइडियल प्रोसेस हमारा कोऑर्डिनेट साइकिल, वो हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। शुक्रिया माय फ्रेंड। अब